पहाड़ों की सुबह की पहली किरणों के साथ चलिए सुनते हैं एक नई कहानी फ्रॉम द हिल्स के साथ, जहां हर घाटी, हर गांव कुछ कहता। नमस्कार। आज हम रुख कर रहे हैं हिमालय की ऊंचाइयों का, एक ऐसी जगह जहां भारत, नेपाल और चीन की सीमाएं मिलती हैं। हमारे पास एक लेख है जो इसी त्रिकोणीय सीमा क्षेत्र के जीवन, वहां की संस्कृति, व्यापार और रणनीति पर फोकस करता है। तो कोशिश रहेगी कि इस लेख के जरिए हम इस जटिल इलाके को थोड़ा समझें। जी। यहाँ सदियों पुरानी परंपराएं हैं और साथ ही आज की जो भू राजनीतिक चुनौतियां हैं वो भी दिखती हैं। खासकर वो काला पानी, लिम्पिया, धुरा, लिपुलेख वाला जो त्रिकोण है जी। वो काफी अहम हो जाता है। बिल्कुल। तो चलिए इसी क्षेत्र की परतों को जरा खोलते हैं, देखते हैं क्या कुछ इसमें। सबसे पहले ये भौगोलिक रूप से इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये इलाका? मतलब 3 देशों का जंक्शन होना तो अपने आप में खास है ही। हाँ, वो तो है ही, और साथ में वो काली नदी, हाँ, काली नदी जो भारत और नेपाल के बीच बहती है, वो एक तरह की प्राकृतिक सीमा बनाती है। सही। लेकिन इसी काली नदी से जुड़ा है यहाँ का एक पेचीदा इतिहास भी। अच्छा, क्या है वो? देखिए, बात है 1816 की। सुगौली संधि हुई थी, उसमें यह तय हुआ कि काली नदी ही सीमा होगी। मगर मुश्किल ये हुई कि संधि में ये साफ नहीं था कि नदी का असल उद्गम कहाँ है, स्रोत क्या है। अस्पष्टता थी मतलब। जी, और इसी वजह से वो काला पानी विवाद शुरू हुआ, जो देखिए आज तक पूरी तरह सुलझा नहीं है। और बाद में भी तो कुछ घटनाएं हुई। हाँ बिल्कुल, जैसे 1962 का युद्ध हुआ, उसका भी असर रहा। और फिर हाल में 2015 में नेपाल ने एक नया नक्शा जारी किया। उस नक्शे में इस इलाके को नेपाल ने अपने हिस्से में दिखाया था, तो जाहिर है इससे मामला और थोड़ा संवेदनशील हो गया। पर यहाँ ये साफ करना जरूरी है, जैसा आपने शुरू में कहा, कि हम बस लेख में जो जानकारी दी गई है उसे सामने रख रहे हैं। हम किसी पक्ष का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही। ये तो हुई इतिहास और सीमा की बात। पर जैसा कि होता है, नक्शों की लकीरों से परे भी एक दुनिया होती है। वहाँ लोग रहते हैं, जिंदगी चलती है, व्यापार वगैरह का भी जिक्र है शायद। हाँ, बिल्कुल। यहाँ जैसे झूला घाट है या रसुवा सिरसा है, इन जगहों पर पारंपरिक व्यापार मेले लगते हैं। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ व्यापार काफी हद तक पुराने ढंग का है, मतलब वस्तु विनिमय जैसा। जानकारी ये है कि भारत की तरफ से जड़ी बूटियां जाती हैं, जैसे जटामासी, कुटकी, ऊनी कपड़े वगैरह भी। ये चीजें नेपाल और तिब्बत भेजी जाती हैं। और बदले में तिब्बत से याक का मक्खन आता है, चांदी के कुछ जेवर, सेंधा नमक, इस तरह की चीजें। ये सदियों से चला आ रहा लेन देन है। तो ये व्यापारिक रिश्ते पुराने हैं और सांस्कृतिक जुड़ाव भी तो दिखता है। जी, बहुत मजबूत। जैसे भारत का पिथौरागढ़ जिला और उधर नेपाल का दार्चुला जिला, वहाँ के जो ब्राह्मण ठाकुरी समुदाय हैं, उनके बीच शादियां होती हैं, सीमा के आर पार। अच्छा। तो ये दिखाता है कि रिश्ते कितने गहरे हैं लोगों के बीच। और वो लिपुलेख दर्रा, हाँ, कैलाश मानसरोवर यात्रा वाला रास्ता। जी, वो तो हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आस्था का केंद्र है। सही बात है। इसी जमीनी जुड़ाव का एक उदाहरण पिथौरागढ़ के गांव है रनिया गांव। वहां के प्रधान हैं देवान सिंह बिष्ट। उनका एक बयान है लेख में। वो बताते हैं कि कैसे पहले सर्दियों में वो लोग तिब्बत जाते थे, आराम से जरूरत का सामान ले आते थे। लेकिन अब वो कहते हैं सीमा पर चौकसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अब बिना अनुमति के आना जाना मुमकिन नहीं रहा। तो पारंपरिक जीवन शैली पर असर पड़ रहा है मतलब। हाँ बिल्कुल, ये उसका एक उदाहरण है। दीवान सिंह जी की बात से वो पारंपरिक पहलू सामने आता है जो अब बदल रहा है, और इसी बदलते माहौल में नई चुनौतियां भी आ रही हैं। चीन की मौजूदगी का भी जिक्र है, शायद वो बढ़ रही है। ये हाँ, लेख में इस बारे में भी बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि नेपाल का जो दक्षिणी मैदानी इलाका है, जिसे तराई कहते हैं, वहाँ जैसे विराटनगर या रानी जैसी जगहों पर जो जोग बनी सीमा के पास है, वहाँ कुछ चीनी नागरिक स्थानीय महिलाओं से शादियां कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और दुकानें वगैरह खोल रहे हैं, और वो नेपाली और हिंदी भी बोलते हैं। घुलने मिलने की कोशिश एक तरह से। जी, और इतना ही नहीं, नेपाल का जो मध्य प्रदेश है, वहां पर चीनी संस्थाओं द्वारा मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाने जैसी गतिविधियां भी देखी गई हैं। इसे कई लोग चीन की नरम शक्ति या सॉफ्ट पावर बढ़ाने की कोशिश के तौर पर देखते हैं, मतलब सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव।
तो एक तरफ ये प्रभाव बढ़ाने की कोशिश है और दूसरी तरफ तीनों ही देश अपनी अपनी सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत कर रहे हैं। ये तो एक होड़ जैसी लग रही है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। देखिए, भारत ने वो धारचुला से लिपुलेख तक एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क बना ली है। एक उससे कनेक्टिविटी काफी बेहतर हुई है। जी। उधर नेपाल को देखें तो वो चीन की मदद से हिल्सा सिमिकोट सड़क को पक्का कर रहा है। अच्छा। और चीन की तो खैर बड़ी योजना है, वो अपनी तिब्बत रेलवे को नेपाल सीमा तक, शायद केरुंग तक लाने की योजना बना रहा है। बाप रे, रेलवे लाइन। जी, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं कि ये इलाका रणनीतिक रूप से कितना अहम है सबके लिए। और सुरक्षा के लिहाज से चौकसी तो बढ़ी होगी फिर। बिल्कुल बढ़ी है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सीमा पर जो आईटीबीपी है वो अब ऊंचाई वाले बर्फीले इलाकों में स्नो स्कूटर इस्तेमाल कर रही हैं। डॉग स्क्वाड भी है। वहीं दूसरी तरफ चीन की पीएलए की तरफ से रात में निगरानी के लिए ड्रोन और थर्मल इमेजिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा है। अच्छा, तकनीक का भी पूरा इस्तेमाल हो रहा है। जी हाँ, तो सीमा पर सुरक्षा तकनीक भी लगातार एडवांस हो रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये हिमालयी सीमा क्षेत्र सिर्फ खूबसूरत पहाड़ों का इलाका भर नहीं है। ये संस्कृतियों का संगम तो है ही, लेकिन साथ ही एक बहुत ही संवेदनशील रणनीतिक पटल भी बन गया है। बिल्कुल। जहां एक तरफ भारत अपने पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्तों पर जोर दे रहा है, तो वहीं चीन वो व्यापार, विवाह, सहायता, इन तरीकों से अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, खासकर नेपाल में। जी, और ये स्थिति वाकई कई सवाल खड़े करती है। जैसे लेख में एक विचार उछाला गया है, एक साझा हिमालयन सिल्क रूट जैसा कोई ट्रैकिंग ट्रेल बनाने का, या फिर डिजिटल कनेक्टिविटी बेहतर करने का। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की पहल, क्या वो इस संवेदनशील इलाके में जो भू राजनीतिक तनाव है उन्हें कम करके कोई साझा समृद्धि ला सकती हैं, या फिर जो बड़ी ताकतों के रणनीतिक हित हैं वो हमेशा स्थानीय लोगों की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं पर भारी पड़ेंगे। ये एक बड़ा सवाल है, इस पे शायद आगे सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, एक अहम सवाल है जिस पर सोचना लाजमी है। ये थी आज की पहाड़ी बात। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में फ्रॉम द हिल्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं, महसूस की जाती हैं।